2047 में हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले एक सिंडिकेट को बस्ट किया गया है। मतलब 25 साल बाद देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही थी। ये मिशन पूरे देश में बड़े ही खामोशी से चल रहा था, लेकिन बिहार पुलिस ने इस पूरे जिहादी नेक्सस को एक्सपोज कर दिया। इन लोगों ने एक पूरा रोड मैप तैयार कर रखा था। मुस्लिम राष्ट्र के लिए कौन कौन चुनौती हो सकते हैं, कहां कहां अपने कैडर बनाने हैं और कौन से पार्ट को मजबूत करना है। मेंटली, फिजिकली, हर मोर्चे पर कैसे खुद को तैयार रखना है, कैसे लड़ना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, किन देशों को साथ लेकर चलना है, कितने हथियार रखने हैं, कौन से हथियार सीखने हैं, संघ का कैसे काउंटर करना है और सबसे बड़ा रोड़ा नरेंद्र मोदी को कैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने के रास्ते से हटाना है। इन जिहादियों ने पूरा फॉर्मूला बना रखा था। ये सारी बातें पुलिस को इंडिया 2047 नाम की बुकलेट में लिखी मिली है और इन दस्तावेज में हिंदुओं को घुटने पर लाने की बात कही गई है। देश को किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग की जा रही थी, पूरा खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत ही खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है। जिहादी गैंग का नापाक इरादा एक्सपोज हुआ है। इन जिहादियों के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और 25 साल आगे का इनका डेंजर मंसूबा पता चला है। आजादी के 100 साल बाद एक और पाकिस्तान बनाने का इरादा था इनका। 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का टारगेट था, लेकिन इनका टारगेट नंबर 1 मोदी हैं। और मोदी क्यों है टारगेट नंबर 1? क्योंकि जिहादियों की इस नफरत वाली ग्रुप को एक बात अच्छी तरह से पता है कि मोदी के रहते 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनना तो नामुमकिन है और इसीलिए इस जिहादी गैंग का पहला टारगेट मोदी थे। इन जिहादियों के खतरनाक मंसूबे का पता पटना पुलिस को 11 जुलाई को ही लग गया था। प्लान बहुत ही खतरनाक था। टारगेट पर मोदी थे। बड़े ही सावधानी के साथ जिहादियों की गैंग के इस मंसूबे को पुलिस ने भ्रष्ट कर दिया। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार विधानसभा में फंक्शन था, लेकिन वहां से 7 किलोमीटर दूर फुलवारी शरीफ के नया टोला नहर की एक इमारत अहमद पैलेस में मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की बड़ी खतरनाक प्लानिंग हो रही थी। अहमद पैलेस से 7 किलोमीटर दूर बिहार विधानमंडल था। उससे पहले वहां से महज 4 किलोमीटर दूर जेपी नारायण एयरपोर्ट था। इसी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था। मतलब समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक इरादा था इनका, कितने डेंजर मंसूबे थे इनके। प्रधानमंत्री मोदी की लोकेशन के कितने करीब ये आतंकी साजिश रच रहे थे। ये बताइए सर कि किस तरह से इस पूरे मामले की जानकारी आपको मिली और कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे? हमें पिछले प्रधानमंत्री महोदय के दौरे से पिछले 1 सप्ताह से हमें बहुत सारी स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उसमें नेशनल एजेंसीज भी है, स्टेट एजेंसीज भी है और हमारे जो सोर्सेज होते हैं उससे कि ईसापुर में कहीं पर एक बिल्डिंग में इस दौरे से संबंधित या इस दौरे को डिस्टर्ब करने के लिए एक आतंकी साजिश वहाँ पे हो रही है। हम लोगों ने इसको सबसे पहले वेरीफाई किया टेक्निकल इंट से, साइंटिफिक इंट से, और जो हमारे सोर्सेज हैं ऑन फील्ड उससे हमने वेरीफाई किया। और वेरीफाई करने के बाद हम लोग ने 11 तारीख की रात को उस जगह को सर्च किया तो 2 लोग मिले वहाँ पे। मिस्टर जलालुद्दीन जी जो उस बिल्डिंग के मालिक हैं, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, और दूसरे मिस्टर अतहर परवेज जिनका पास्ट बहुत ही कलंकित रहा है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 जुलाई को निशाना बनाने की कोशिश इसी जगह से की गई थी। ये पटना का फुलवारी रेलवे स्टेशन है, लेकिन देखिए किस तरह से बाउंड्री सटी हुई है एयरपोर्ट से, कितना करीब है यहाँ से फ्लाइट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट भी जब यहाँ पर आई होगी तो यहाँ से गुजरी होगी और ट्रेन और एयरपोर्ट की दीवार के बीच का फासला आप देखिए कितना कम है। और इसी बाउंड्री से सटे हुए आगे के हिस्से में, आगे की तरफ इसी में यहाँ पर वायर बिछा हुआ मिला था पटना पुलिस को।
हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि पटना पुलिस को ये जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और जो पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनका संबंध इससे है। 11 जुलाई को पुलिस जब अहमद पैलेस पहुंची तो उसे जो सबूत मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। बाकायदा हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर कैंप चलाया जा रहा था। 25 साल के जिहादी कैडर यहां पर तैयार किए जा रहे थे। 25 साल बाद मुस्लिम राष्ट्र बनाने की यहां पर मॉक ड्रिल चल रही थी और आतंक की इस पिक्चर के प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर कौन थे, पुलिस ने सबको एक्सपोज कर दिया। आतंक की इस पूरी पिक्चर को पीएफआई प्रोड्यूस कर रहा था, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के आतंकी। मोहम्मद जलालुद्दीन रिटायर्ड झारखंड पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था। रिटायर होने के बाद उसने अपने घर में आतंक की फैक्ट्री चलानी शुरू कर दी और इस फैक्ट्री के मैनेजर थे अतहर परवेज जैसे जहरीले लोग। पीएफआई के ऑर्डर पर जलालुद्दीन के मकान को अतहर परवेज ने ही किराए पर लिया और नफरत की इस फैक्ट्री में 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मशीन तैयार होने लगी। लेकिन 11 जुलाई को पुलिस ने आतंक की इस फैक्ट्री का शटर डाउन कर दिया। ये लोग कितने खतरनाक थे, इनका इरादा कितना नफरत भरा था, पुलिस ने अपनी एफआईआर में इनके जहरीले मंसूबों का पूरा लेखा जोखा छाप दिया है। अतहर परवेज सिमी का सक्रिय सदस्य रहा है और सिमी संगठन और सिमी के बैन हो जाने के बाद जितने भी सिमी के पुराने मेंबर जेल में थे उनको ये कानूनी मदद करता था और पकड़े जाने तक ये एसडीपीआई पार्टी का पटना में जिला महासचिव भी है। इसने कबूल किया है कि उसके घर से मिले सभी विवादित दस्तावेज, पर्चे, झंडे, बुकलेट वो सब पीएफआई के हैं और उसने पीएफआई के कहने पर ही सिमी के पुराने जिहादियों को पीएफआई से जोड़कर एक गुप्त संगठन बना रहा था, जिसका मिशन था भारत में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का बदला लेना और इस्लाम का अपमान करने वालों को सबक सिखाना। पहले सिमी के पूर्व मेंबर रहे, एक्टिव मेंबर रहे हैं। बिहार में सिमी रिलेटेड जितने भी केसेस हुए हैं उन सारे अभियुक्तों के वो बेलर रहे हैं और पिछले 2 सालों से जो अभी तक हमें सूचना है पिछले 2 सालों से एसडीपीआई और पीएफआई के आड़ में कॉवर्ट ऑपरेशन करा रहे थे। अच्छा, आपने जो कहा कि जो जानकारी आई थी शुरू में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, क्या उसमें ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को अटैक करना है, किस तरह से टारगेट करने की जानकारी मिली थी? जैसा आप जानते हैं जो इंट होता है वो बहुत ओपन इंडेड होता है, उसमें कहीं पर हम लोग इंट को कहीं पर क्लोज नहीं करते हैं, तो ओपन इंडेड इंट था और उस इंट को हम लोगों ने लोकल सोर्स से हम लोगों ने वेरीफाई कराया। टेक्निकल तय था कि गड़बड़ी करना चाहते थे ये लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन का संकेत उसी तरफ है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। इस दिशा में उन लोगों ने कोई शुरुआत भी कर दी थी क्या? एयरपोर्ट के आसपास कुछ इस तरह उन्होंने रेकी की थी, कोई ऐसी जानकारी? अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज है, बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में हमारा इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए इन चीज़ों पर एकदम से फाइनल कमेंट करना तो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे पास जो हम लोगों ने जो वेरीफाई किया, जो हमें अभी तक एविडेंस मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो बहुत ही संदेहास्पद हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे नुपुर शर्मा विवाद के बाद पीएफआई जैसे जिहादी संगठन एक्टिव हो गए हैं और कैसे इनके स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी है उसको समझिए। हिंदुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना कितना खतरनाक एजेंडा है और ये लोग उसी पर काम कर रहे थे। जब पुलिस अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल पर पहुंची तो वहां पर अलमारी और बिस्तर के नीचे हर जगह 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने का फार्मूला नजर आया। विवादित डॉक्यूमेंट मिले, भड़काऊ बुकलेट मिली, ये सब हिंदी और उर्दू में लिखे हुए थे। पीएफआई के झंडे मिले। पुलिस ने जलालुद्दीन के घर पर जब छापेमारी की तो वहाँ से कई चीज़ें बरामद हुई। ये वो चीज़ें हैं, आप देखिए ये झंडा जो है वो पीएफआई का झंडा है और इस तरह के कई झंडे यहाँ से मिले। यहाँ देखिए ये इस तरह के कई झंडे हैं जो वहाँ पर थे। पीएफआई और एसडीपीआई इन दोनों का वहाँ पर चूँकि दफ्तर था और इस वजह से यहाँ पर उससे संबंधित कई पर्चे, झंडे
ये सब वहाँ से बरामद हुए। और वहाँ एक गद्दे के नीचे से जो इंडिया विज़न 2047 था वो मिला। और इसके अलावा तमाम ये जो आप दस्तावेज़ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जलालुद्दीन के घर से ही मिली, जिसे किराए के तौर पर PFI और SDPI के किराए के तौर पर लिया गया था। और आप देखिए ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि ये इकरारनामा है मकान का, और इसके अलावा जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं। और इसके बारे में उन लोगों से जब पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि किस तरह से ये जो संगठन उनका चल रहा था, संगठन से लोगों को जोड़ने के लिए जो तमाम कोशिशें हो रही थी, जो पर्चे बांटे जाते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ मौके से मिली। और पुलिस अब यहाँ भी देखिए बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, रजिस्टर हैं। अब पुलिस इन सारे जो पर्चे हैं, झंडे हैं, बैनर हैं और जो तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगाल रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इससे जुड़े हुए और कौन लोग थे और कौन से लोग थे जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे। और अब इसके ज़रिए अब पुलिस तमाम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इससे जुड़े हुए हैं। और लगातार पुलिस की छापेमारी अभी चल भी रही है। ASP फुलवारी शरीफ का ये दफ्तर है और यहाँ भी आप देखिए तमाम वो झंडे, ये ख़ास तरह का इनका झंडा, और इसको लेकर जो उन्होंने अपने विज़न डॉक्यूमेंट में जो बातें कही हैं उससे जोड़कर अब पुलिस तमाम चीज़ों को देख रही है कि कैसे इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री में तब्दील करना है, 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश में बना देना है। और इसके लिए कई जो दूसरे मुस्लिम कंट्री हैं उनसे मदद कैसे लेनी है, इन सारी बातों का जिक्र जो है वो किया गया है। तो अब फ़िलहाल पुलिस जो चीज़ें वहाँ से बरामद की हैं और जो जानकारियाँ मिली हैं पूछताछ के दौरान, उन दोनों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। पहला टारगेट मोदी, दूसरा टारगेट 2047 में मुस्लिम राष्ट्र। अतहर और जलालुद्दीन से पूछताछ के बाद इस जिहादी नेक्सस के करीब 26 मेंबर्स का पता चला है जो इस टेरर कैंप में ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसमें मोहम्मद जलालुद्दीन अतहर परवेज के अलावा शमीम अख्तर, रियाज मारूफ, सनाउल्लाह उर्फ आकिब, तौसीफ आलम, महबूब आलम, एहसान परवेज, सलमान, मोहम्मद रसलान, महबूब रहमान, इम्तियाज दाऊदी, खलीकुर जमा, अमीन आलम, जिशान अहमद, रियाज अहमद, मंजर परवेज, नूरुद्दीन जंगी, महबूब आलम, मोहम्मद रियाज, अंसारुल हक, मोहम्मद मुस्तकिम, मजहरुल इस्लाम, अब्दुल रहमान, अरमान मलिक, परवेज आलम के नाम शामिल हैं। ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही थी? 6 और 7 जुलाई को ये ट्रेनिंग कहाँ, जलालुद्दीन के घर पे हुई? यस, जलालुद्दीन जी का जो घर है उस घर में जो ऊपरी मंजिल है, उस ऊपरी मंजिल पर ये ट्रेनिंग हुई थी। उन्होंने अब तक कितने लोगों को रिक्रूट किया था, ये सब जानकारी मिल पाई होगी? अभी तक जो हमारे पास सूचना है उस हिसाब से हमारे पास 50 और 60 लोगों की लिस्ट है। हम लोग उसको और आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं, जिनके बारे में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस हमारे पास हैं, उस एविडेंस को और पुष्ट कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पूरे नेटवर्क को हम लोग बस्ट करेंगे। FIR में 26 लोगों के नाम का जिक्र है, ये 26 लोग क्या PFI से जुड़े हुए हैं? कौन लोग हैं ये लोग? ये जितने भी 26 लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 26 लोग PFI और SDPI का कॉवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और इनमें से मैक्सिमम लोग, सबकी तो बात नहीं कर सकते हैं, बट इसलिए कुछ लोगों की उम्र 25 से 30 साल है और सिमी हम लोगों ने बैन 2001 में भारत सरकार ने किया था। तो कुछ मैक्सिमम लोग इसमें सिमी के एक्टिव मेंबर्स हैं और जो सिमी का पहले से वर्क स्टाइल रहा है कि पहले सिमी में लोग रहते हैं और 30 साल के बाद वो बाहर आकर के इसी तरह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में आकर के लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए या कम्युनिटी विशेष के विरुद्ध में लामबंदी करते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में जिस घर में ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ बड़े पैमाने पर कैडर भी तैयार किए जा रहे थे और इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इन सारे जो कैडर हैं उनकी जानकारी दी गई है। आप देखिए इसमें जो फॉर्म है ये कैडर आवेदन फॉर्म है, कैडर एप्लीकेशन फॉर्म, और इसमें जो लोग भी इसके मेंबर बने हैं उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है, उनका नाम है और उनके यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं और इसी तरह का फॉर्म भरवाया जाता था और इस तरह से कैडर तैयार किया जा रहा था। और ये देखिए SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से ये कैडर तैयार किए जा रहे थे। आप देखिए हर पेज पर
जो है ये तस्वीर है। अब जैसे ये किशनगंज के हैं मुदस्सिर राही, ये उनकी तस्वीर है, ग्रेजुएट योग्यता है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए किशनगंज के ही हैं। किशनगंज का जो इलाका है, सीमांचल का इलाका, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ भी देखिए अकील अंजुम, इसकी भी तस्वीर यहाँ लगी हुई है और ये भी किशनगंज के रहने वाले हैं। तो एसडीपीआई ने बड़े स्तर पर अपने साथ जो ग्रुप में जोड़ा है लोगों को। और यहाँ भी देखिए आसिफ अनवर, किशनगंज के रहने वाले, यहाँ इनकी भी तस्वीर लगी हुई है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। और इस तरह से एसडीपीआई और पीएफआई ने अपने साथ लोगों को जोड़ा है। देखिए कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं और ये सारे लोग जो हैं वो अब एसडीपीआई के मेंबर बन चुके हैं। और इस तरह से एक लिस्ट तैयार की जाती थी जिसमें उनका नाम होता था, उनकी पंचायत, टाउन, सिटी और यहाँ उनका मोबाइल नंबर। और इसमें जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में हैं। इसके अलावा ये झंडे आप देख रहे हैं, ये देखिए एसडीपीआई का जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, उसका ये एक आई कार्ड बनाया गया है। और इस तरह से जो झंडे हैं, करीब 49 ऐसे झंडे मिले हैं। ये झंडे जो हैं वो पीएफआई के झंडे हैं। ये देखिए इसमें जो एक स्टार बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ, और इस तरह के 49 ऐसे झंडे जो हैं वो मिले हैं। लेकिन पटना पुलिस की नजर इस बुकलेट पर टिक गई जिसका नाम था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल्स ऑफ इस्लामिक इंडिया। यह वही बुकलेट है जिसने मुस्लिम राष्ट्र की प्लानिंग को बेपर्दा कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में इसका जिक्र किया है। पुलिस को अहमद पैलेस के सेकंड फ्लोर पर गद्दे के नीचे से इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन अंग्रेजी में लिखा हुआ 7 पन्नों का दस्तावेज मिला, जो कुल 5 प्रति में है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 20 फरवरी 2021 हिंदी में लिखे हुए 25 पर्चे और उर्दू में लिखे हुए 30 पर्चे मिले। और जब पुलिस ने इसे पढ़ना शुरू किया तो हिंदुस्तान को तोड़ने का वो फार्मूला सामने आ गया। इस बुकलेट पर यह भी लिखा गया था इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, मतलब इन्हें इस बात का अंदेशा था कि अगर टेरर कैंप के अलावा किसी दूसरे मेंबर को यह मिल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसलिए ये ऐसे ही लोगों को चुन रहे थे जो मिशन मुस्लिम राष्ट्र 2047 के खांचे में फिट बैठ रहे थे। ये जिहादी मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनाना चाहते थे उसका पूरा फार्मूला इस जहरीली बुकलेट के 7 पन्नों पर लिखा है। बुकलेट की पेज नंबर 1 पर लिखा है 2047 तक मुसलमानों के हाथ में सत्ता आए जिसे ब्रिटिशर्स ने छीना था। 2047 तक भारत में इस्लामिक सरकार बनाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य तब पूरा होगा जब देश के 10% मुसलमान पीएफआई के पीछे खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुसंख्यक हिंदुओं को हम घुटनों पर ला देंगे। मुसलमानों को 2 कारण से बनाया गया है। पहला, अल्लाह का कानून कायम करें, दूसरा, इस्लाम की सत्ता बनानी है। ये हमेशा याद रखें। मतलब ऐसे समझिए, हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ मुसलमान हैं तो 2 करोड़ मुसलमान पीएफआई के साथ अगर आ गए तो मुस्लिम राष्ट्र का सपना पूरा हो जाएगा। और ये सपना पूरा सिर्फ ऐसे नहीं होगा, इसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस खतरनाक बुकलेट के पेज नंबर 4 पर यह लिखा है, पहले मुसलमानों को एकजुट किया जाए और इनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए। इस्लामी शासन स्थापित करके वास्तविक इरादे के लिए राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल किया जाए। हिंदुओं को बांटने के लिए SC, ST, OBC के साथ गठजोड़ करना होगा। वोट के लिए SC, ST, OBC का इस्तेमाल करें और पुलिस, सेना, न्यायपालिका में घुसपैठ करनी होगी। और 6 और 7 जुलाई को केरला से, तमिलनाडु से और वेस्ट बंगाल से टीम यहाँ आई थी, लोगों को ट्रेंड किया है। और जो ट्रेनिंग है वो मार्शल आर्ट के नाम पर हुई, लेकिन मार्शल आर्ट के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर वहाँ पर तलवार से, चाकू से लोगों को सिखाया गया और उनको ये कहा गया कि आप अपने इलाकों में जाओ और इलाकों में जाकर के इन चीज़ों को, लोग जितने भी गुमराह युवक हैं, जितने भी अशिक्षित युवक हैं, उनको मोटिवेट करो। मोटिवेट करके कोई प्लान उनका था, लेकिन चूंकि हम इस प्लान को बहुत सलीके से हम लोग इसको वॉच कर रहे थे। सीसीटीवी आप लोगों को मिला, उसमें क्या दिख रहा है?
सीसीटीवी में तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग अनआइडेंटिफाइड जो यहाँ के लोकल नहीं है, वो आते जाते दिख रहे हैं। प्लस हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज 54,000 कंटेंट्स हैं, तो उन 54,000 कंटेंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में या डिस्कस करने ट्रेनिंग की बात भी सीसीटीवी से साबित हो रही है? नहीं, जहाँ पे एक पते की बात है कि जहाँ पे इनका ट्रेनिंग चल रहा था उसको सीसीटीवी कवरेज में इन्होंने रखा है। जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस सीसीटीवी कवरेज में। आते जाते लोग दिख रहे हैं जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग। यस, और बहुत सारे लोग तो फेक एयर टिकट कटा करके, अगर मिस्टर ए हैं तो मिस्टर बी के नाम से एयर टिकट कटाया, पटना में फेक आइडेंटिटी पर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके एक किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र बनाने का पूरा फार्मूला इस जिहादी बुकलेट में लिखा हुआ है। पटना ही नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर पीएफआई इस पर काम कर रही थी, चाहे वो यूपी का बस्ती हो या फिर तेलंगाना का निजामाबाद। पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप में तलवार, चाकू और कराटे की ट्रेनिंग की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन इसका असली मकसद अब सामने आया है। पेज नंबर 7 में तो और भी चौंकाने वाली बातें लिखी हुई हैं। पीएफआई जानती है कि मुस्लिम राष्ट्र में सबसे बड़ा रोड़ा संघ बनेगा, इसलिए संघ के लिए स्पेशल बातें लिखी गई हैं। सभी मुसलमानों को पीएफआई के बैनर तले एक साथ लाया जाएगा। मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी, संघ और हिंदू नेताओं की जानकारी कलेक्ट करनी होगी, संघ और हिंदू संगठनों के दफ्तर की पूरी जानकारी लेनी होगी, संघ और हिंदू संगठनों के नेताओं की हर हरकत पर नजर रखनी होगी, इस्लामी देशों से मदद लेनी होगी। पीएफआई ने इस्लामिक देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। तुर्की के साथ पीएफआई के संबंध मजबूत हैं। कुछ और इस्लामिक देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर जोर देना होगा। जो वहाँ पर डायरी मिली है या जो आप लोगों ने देखा है, भारत विजन 2047, जिसमें इस्लामिक कंट्री की बात कही गई है, इसमें मोटे तौर पर और क्या बातें हैं जो बातें पहले रखी गई उसके अलावा? इंडिया विजन 2047 इनका इनर सर्कुलेशन है, और 7 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिकवर्ड हुआ है ऑफिस से भी, मिस्टर अतहर परवेज के घर से भी, और कल रात में जो रेड्स हुए हैं बहुत और से जगहों पर भी, उसमें इस बात को लिखाया गया है कि हम लोग हिंदुस्तान में शासन करते रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारा शासन अंग्रेजों ने छीन लिया, लेकिन हम लोगों को फिर से संगठित होना है, और 2047 तक हमें हर घर से एक पीई का रिक्रूट होना है, पीएफआई का हर घर में एक रिक्रूट होना है जो आइडियोलॉग हो, और दूसरा जो आर्म्स विंग में जाए। और अगर 10% उसमें लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड है कि अगर 10% मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन भी अगर उनके पीछे रैली करती है, तो वो कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी, दैट वर्ड हैज बीन रिटन, बहुसंख्यक कमजोर आबादी को उनके घुटनों पर ला देंगे और 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। टर्की और पाकिस्तान से मदद की अपेक्षा भी रखते हैं, ऐसा जिक्र है उसमें? यस, उन्होंने जो अपने डिस्क्रिप्शन में उनका जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर में है कि मैं बहुत दिनों से ये लोग दूसरे देशों के संपर्क में हैं, जैसे इस्लाम के जो फ्लैग बियरर्स हैं, जो उसमें लिखा है, ये उनके शब्द हैं, टर्की, पाकिस्तान, और इनके पीएफआई के वहाँ से रिलेशन है। और ये लोग उसमें वर्ड है दैट देयर इज एग्जैक्ट वर्ड कि अगर हमें आर्म्स स्टैंड ऑफ स्टेट के साथ होता है तो हमें इस्लामिक कंट्रीज से मदद लेनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।